हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएडीएन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉर्न हैबर प्रोसेस। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 2 था, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे आयनिक बॉन्ड के बारे में, और मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड भी उसमें बताया था। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉर्न हैबर साइकिल, और बॉर्न हैबर प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड का कंप्लीट फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। आज आयनिक बॉन्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको बताएंगे कि एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए या एक आयनिक कंपाउंड बनने के लिए कितना सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सिंपल बना देते हैं एक केटायन और एक एनायन, तो उस केटायन और एनायन को बनाने के लिए भी उसमें दो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। उसके बाद टोटल जाके हम लोग 5 प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें, बॉर्न हैबर साइकिल में 5 ऐसा प्रोसेस पढ़ेंगे, और वो कंप्लीट प्रोसेस है किसी भी आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको आगे बताएंगे, पहले इसके मतलब हम लोग शुरू में जान लेते हैं। लैटिस एनर्जी, लैटिस ये वाला टर्म आप लोग सुनेंगे बार बार, इसलिए पहले हम डिस्कस करते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of an ionic compound is formed, from gaseous cation and gaseous anion। देखिए, लैटिस एनर्जी क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम एक मोल आयनिक कंपाउंड हमको बनाना है, कितना बनाना है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड, किससे, गैसियस केटायन होना चाहिए और गैसियस एनायन होना चाहिए। सपोज यहाँ पर देखिए NaCl, हमको NaCl सपोज बनाना है, तो Na लिए, और ये जो सोडियम है मेटल है, तो ये केटायन बनेगा, तो ये किसके फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। और ये कैसे बनेगा आपको बताएंगे डिटेल में, यही हमको पढ़ना है। और क्लोरीन गैसियस, ये दोनों जब कंबाइन होगा और 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन करेगा, 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl सॉलिड फॉर्म करेगा, और जितना एनर्जी रिलीज करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। इस प्रोसेस के दौरान जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। फिर से पढ़ते हैं, देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an ionic compound is formed from gaseous cation and gaseous anion। गैसियस केटायन और गैसियस एनायन मिलके 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के बाद जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन देखिए, याद रखना है, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। गैसियस फॉर्म में केटायन और एनायन दोनों कौन से फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में, और दोनों रिएक्शन करके जब 1 मोल NaCl बनाएगा उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। चलिए एक और एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। ये पहला था, और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an ionic compound is formed from its element in pure and stable state, देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फाउंड फ्रॉम गैसियस केटायन और गैसियस एनायन। गैसियस केटायन और गैसियस एनायन से मिलकर जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जब सोडियम अपने एलिमेंटल स्टेट में, सोडियम अपने कौन से स्टेट में रहता है, एलिमेंटल स्टेट या स्टेबल स्टेट कौन सा रहता है इसका, सॉलिड। सोडियम मेटल है, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। उसके बाद क्लोरीन जो होता है गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 लगा देते हैं क्योंकि 2 क्लोरीन है डायटो, ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये दोनों मिलके जब 1 मोल NaCl कंपाउंड बनाएगा, 1 मोल NaCl, और इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा यही एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा HF, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सोडियम जो है अपने एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, और क्लोरीन भी अपने मतलब जो इसका मोस्ट स्टेबल स्टेट है, क्लोरीन गैस है तो क्या मतलब क्लोरीन क्या होता है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। ये सोडियम जो है सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अपने एलिमेंटल स्टेट में रहेगा, तब रिएक्शन करके जब 1 मोल NaCl बनाएगा तो वहाँ पर जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा HF, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। ये इंपॉर्टेंट नोट करना है यहाँ पे, प्योर एंड स्टेबल स्टेट में, प्योर एंड अपने प्योर स्टेट और स्टेबल स्टेट में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और इसमें क्या था, 1 मोल केटायन 1 मोल एनायन मिलके, लेकिन गैसियस फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर केटायन एनायन है लेकिन यहाँ पर केटायन एनायन नहीं है, प्योर एंड स्टेबल फॉर्म में। देखिए एलिमेंटल फॉर्म में होगा, केटायन एनायन नहीं होगा, और अपने स्टेबल स्टेट में होगा। देखिए यहाँ पर सोडियम भी गैसियस है, यहाँ पर सोडियम सॉलिड है। ठीक है, अपने एलिमेंटल स्टेट में जब रिएक्शन करेगा और 1 मोल NaCl बनाएगा तब जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा HF। ठीक है, नोट कीजिए इसको, नीचे दिख रहा है। ठीक, ये पहले हम 2 टॉपिक डिस्कस किए, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर बॉर्न-हैबर साइकिल पे। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या हुआ, 1 मोल केटायन गैसियस फॉर्म में, 1 मोल एनायन गैसियस फॉर्म में मिलके जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, तब जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और अगर प्योर एंड स्टेबल स्टेट में अपना रहेगा तब जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाएगा उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा H। ठीक है, अब देखिए बॉर्न-हैबर प्रोसेस में सबसे पहले वही वाला हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। सपोज देखिए यहाँ पे सोडियम अपने एलिमेंटल स्टेट में प्लस क्लोरीन भी अपने प्योर एंड स्टेबल स्टेट में, यहाँ पर 1/2 लगा देते हैं। ठीक है, मिलके बनाया NaCl, 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा HF, डेल्टा HF। ठीक है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन देखिए एलिमेंटल स्टेट में है अपना। देखिए यहाँ पर अगर हमको NaCl का फॉर्मेशन करना है, ऊपर में हेडिंग दे दीजिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहाँ पर NaCl को हम लोग फॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, केटायन बनाना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉर्म में तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो सबसे पहले इसको हमको केटायन बनाना पड़ेगा, एनायन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, केटायन को फॉर्म करेंगे। ठीक है,
स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन कैसे फॉर्म होगा वो हम पहला स्टेप में देखेंगे, ठीक है। एक बात बताइए, ये सोडियम जो है, सोडियम को कैटायन बनाने के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना होगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कब करेगा? जब ये अपने आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बताइए तो? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है, सबसे पहले आइसोलेट मतलब ये सिंगल एटम होना चाहिए, देखिए सोडियम सिंगल है। उसके बाद गैसियस फॉर्म में भी होना जरूरी है। आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे। इसको कैटायन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले गैस फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब इसको गैस में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी। देखिए एनर्जी क्या होता है, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert one mole of solid into gaseous form। उतना एनर्जी जितना हमको देना पड़ता है किसी भी सॉलिड को, एक मोल सॉलिड को, जैसे ये सोडियम है, सोडियम पहले सॉलिड था, ठीक है, उसको गैस में चेंज करने के लिए, गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी हमको देना पड़ा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। डेल्टा एच सब्लिमेशन। और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड है। एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। देखिए गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आइसोलेट तो पहले से था, सिंगल तो पहले से था, और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। पहले देखिए ये सॉलिड फॉर्म में था, इसमें एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते थे हम लोग, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ये होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी गैसियस एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में एनर्जी देके जो इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए अब तो ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सब्लिमेशन एनर्जी दे दी है इसको। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड में हम लोग अब आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? आपको साइकिल भी ड्रॉ करके दिखाएंगे, ये बॉर्नहाइमर साइकिल क्या होता है, ठीक है। अभी पहले सबका मतलब जान लेते हैं, ठीक है। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ energy required to remove an electron from an isolated, देखिए आइसोलेटेड आया, आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना हमको एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको पहले भी आपको पढ़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी का एक सेपरेट वीडियो होगा पीरियोडिक टेबल में, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम था, यहाँ पर क्या है? सोडियम है,
गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और इसमें से हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na+ गैसियस। और यहाँ पर जो एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी का नाम है डेल्टा, या आयनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब एनर्जी हमको देना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस होगा, इंडोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस होगा, इंडोथर्मिक, मतलब हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए केटायन बनाने में दो मतलब स्टेप, फर्स्ट में केटायन बनाए, इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व था। कितना स्टेप, 2 सब स्टेप बोल सकते हैं। इसमें क्या किया सबसे पहले, तो हमको सोडियम सॉलिड के फॉर्म में था, हमको गैसियस फॉर्म में उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गैस के फॉर्म में चेंज करेंगे तभी उसमें से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो गैस के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ा। सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब होता है 1 मोल सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी हमको देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। और ये पॉजिटिव होगा, इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या किया, उसको अब आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड किए, जिसके कारण क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा सेल से। ठीक है, वैलेंस सेल से। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस, देखिए आइसोलेटेड तो पहले से था, गैस के फॉर्म में यहाँ पर चेंज किए और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, तो ये देखिए केटायन में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, केटायन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ पर केटायन का फॉर्मेशन हो गया, ये केटायन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रहा है। अब हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, ये ऊपर में रहने देते, देखिए यहाँ पर केटायन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एनायन को फॉर्म करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, जैसे हम लोग सिंपली एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते सोडियम से, वैसा नहीं होता है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, गैसियस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यही बॉन्ड हैवर प्रोसेस बताता है। ठीक है, आप आराम से नोट करते जाइए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ठीक है, स्टेप 2। अच्छा, इसको और थोड़ा इधर लिखते हैं। स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। केटायन बन गया, एनायन बनाएंगे, उसके बाद दोनों रिएक्ट करेगा और दोनों में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। तो एनायन को बनाने के लिए भी कितना प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, 2 प्रोसेस। पहला इसका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, देखिए क्लोरीन यहाँ पर जो है गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है डायटोमिक है, यहाँ पर Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आइसोलेट भी करना होगा। ठीक है, आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज टू बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसमें भी क्या था, आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए ये तो गैसियस फॉर्म में पहले से है, गैस के फॉर्म में क्लोरीन तो गैसियस फॉर्म में रहता है पहले से, अपने एलिमेंटल स्टेट में भी गैसियस फॉर्म में रहता है, स्टेबल स्टेट है इसका। तो गैसियस फॉर्म में तो पहले से है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका जो बॉन्ड है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का, वो बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए जो हमको एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन या डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, the amount of energy required to break the bond between molecules
इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड तोड़ना होता है, देखिए यहाँ पर देखिए क्लोरीन और क्लोरीन, इसके बीच के बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए Cl2 गैसियस, इसको हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी देंगे और ये टूट जाएगा Cl प्लस Cl, मतलब 2 Cl में टूट जाएगा। ठीक है, इसके बॉन्ड को हम लोग क्या कर दिए? तोड़ दिया। अब देखिए ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, आइसोलेट हो गया। आइसोलेट तो पहले से था, आइसोलेट हो गया गैसियस के फॉर्म में पहले से था। ठीक है, तो डेल्टा H डिसोसिएशन एनर्जी जो इन्वॉल्व हुआ वो क्या है? डेल्टा H डिसोसिएशन। और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, हमको एनर्जी देना पड़ेगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा इंडोथर्मिक। ये भी क्या होगा? इंडोथर्मिक। ये भी क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरीन जो गैसेस के फॉर्म में पहले से था, हमको क्या करना पड़ा? ये दोनों के बीच का बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ा। इसके एटम्स के बीच, ये मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ा। ये मॉलिक्यूल है ना, इसके बीच का बॉन्ड मतलब ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड हमको तोड़ के क्या कर दिया? इसको एटम के फॉर्म में आइसोलेट कर लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा? अब तो ये गैसेस फॉर्म में भी हो गया, आइसोलेट भी हो गया, आइसोलेटेड गैसेस एटम हो गया। अब क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट लेक्चर में आपको बताया था क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वहाँ पर रिलीज्ड और रिक्वायर्ड दोनों लिखाए थे। ठीक है, इसमें दोनों केस हो सकता है, लेकिन देखिए एनर्जी रिलीज्ड होगा तब ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे, मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर ऐड किए हैं एनर्जी रिलीज हो, इसका मतलब क्या हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता था। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इच्छा है। ठीक है, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन ले और बॉन्ड बनाए, तो रिलीज होगा तो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोडियम नहीं क्लोरीन है ना, एनायन बना रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। तो क्लोरीन गैस, इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, माइनस करने का मतलब माइनस ही लिख देंगे, और प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से फॉर्म में? गैसियस के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर बन गया एनायन, बना कि नहीं? यहाँ पर बन गया एनायन, क्या बन गया? एनायन। एनायन का भी फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन्वॉल्व हुआ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव हुआ, मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है। क्या हुआ है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी तक जो है एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, सारा इंडोथर्मिक था। सब्लिमेशन एनर्जी में भी एनर्जी हमको देना पड़ता था उसको गैस के फॉर्म में चेंज करने के लिए। उसके बाद हमको आयनाइजेशन एनर्जी में भी एनर्जी देना पड़ता था इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होता है? पॉजिटिव, यहाँ पर भी एनर्जी देना पड़ता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो एनायन भी बन गया, कैटायन भी बन गया। आप देखिए आगे प्रोसेस करते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए, कैटायन भी बन गया और एनायन भी बन गया। देखिए यहाँ पर सारा समराइज करते हैं क्या क्या बनाए हम लोग।
देखिए सबसे पहले सोडियम सॉलिड था, सोडियम सॉलिड में क्या किया हम लोग, एनर्जी प्रोवाइड किए। सोडियम सॉलिड में हम लोग सबसे पहले क्या दिए, एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच सब्लिमेशन। अच्छा रुकिए एक मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसको हम क्या किए, गैसियस फॉर्म में चेंज किए। तो यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। और सोडियम यहाँ पर क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग क्या किए, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए, मतलब रिमूव करवाए। यहाँ पर कैटायन बनाना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिमूव करवाए, तो ये क्या बन गया, Na+। और यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट लिख दीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैटायन बन गया और ये गैसियस फॉर्म में ये क्या बन गया, कैटायन। यहाँ पर बन गया ये, यहाँ पर क्या बन गया, कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। यही प्रोसेस हम लोग अभी डिटेल में पढ़े हैं। यहाँ पर क्या बन गया, ये कैटायन। देखिए उसके बाद एनायन कैसे बना, यहाँ पर देखिए क्लोरीन भी कौन से फॉर्म में था, क्लोरीन तो गैसियस फॉर्म में था, लेकिन इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन Cl में कन्वर्ट हो गया और ये गैसियस फॉर्म में तो पहले से था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा Cl- और ये गैसियस, और ये क्या बन गया हमारा एनायन बन गया, कैटायन भी बन गया और एनायन भी बन गया, ठीक है। एनायन का भी फॉर्मेशन हो गया। देखिए ये क्या बन गया, एनायन, ठीक है। ये क्या बन गया, कैटायन। और देखिए दोनों जब रिएक्शन करेगा तब जाके क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे 1 मोल NaCl। ये दोनों जब रिएक्शन करेगा, देखिए कैटायन बनाने के लिए 2 प्रोसेस, एनायन बनाने के लिए 2 प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद जब ये कैटायन एनायन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। और इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच लैटिस। याद कीजिए शुरू में पढ़ाए थे, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी रिलीज होता है जब 1 मोल कैटायन गैसियस फॉर्म में, 1 मोल एनायन गैसियस फॉर्म में रिएक्शन करके जब 1 मोल NaCl बनाता है, उस टाइम में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगा, उतना बॉन्ड स्टेबल होगा, उतना बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सारा बॉन्ड हैवर प्रोसेस का साइकिल है। उसके बाद एनर्जी का अगर आप लिखेंगे, एनर्जी का वैल्यू, तो देखिए सबसे पहले बताइए, सबसे पहले कौन सा एनर्जी, डेल्टा एच सब्लिमेशन। और ये टोटल प्रोसेस देखिए डेल्टा एच। अगर सीधा सीधा प्रोसेस देखेंगे तो 1 मोल सॉलिड सोडियम लेंगे और ये भी एलिमेंटल फॉर्म में इसका लेंगे तो NaCl बनेगा। इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा HF। क्या बोलते हैं, डेल्टा HF। और ये किसके बराबर होगा, ये सारा जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है उसके बराबर होगा एनर्जी। देखिए पहला एनर्जी डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा एनर्जी कौन सा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, IE+। उसके बाद देखिए डिसोसिएशन एनर्जी, डेल्टा एच डिसोसिएशन, और ये सब पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या होता है, निगेटिव। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, ये क्या होगा, -EA। और उसके बाद क्या होगा, लैटिस एनर्जी, और ये भी क्या होगा, माइनस में, ये क्या होगा, लैटिस एनर्जी। ये क्या होगा, लैटिस एनर्जी। और ये भी लिख सकते हैं डेल्टा एच लैटिस। और ये भी क्या होगा, निगेटिव में होगा, डेल्टा एच लैटिस, डेल्टा एच लैटिस, डेल्टा एच लैटिस माइनस डेल्टा एच लैटिस, ठीक है। यहाँ पर लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। देखिए तो ये सारा हमारा हो गया इक्वेशन। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। आपको लैटिस एनर्जी डायरेक्ट निकालने के लिए नहीं देगा,
ये इक्वेशन को यूज़ करके आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा टर्म दिया रहेगा, डेल्टा एच एफ जो है, डेल्टा एच एफ भी दिया रहेगा और एक टर्म यहाँ से गैप कर देगा। लैटिस एनर्जी आपको बोलेगा निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, या कोई सा भी टर्म इसमें से गैप कर देगा तो आप निकाल सकते हैं। डेल्टा एच एफ के बराबर क्यों किए? क्योंकि देखिए सिंगल प्रोसेस में ये NaCl बन रहा है और ये सारा ये इसका रियल प्रोसेस है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व होके ये देखिए 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले सोडियम को क्या करना पड़ता है, उसको पहले 1 मोल केटायन बनाना पड़ता है। केटायन बनाने के लिए 2 प्रोसेस, एनायन बनाना पड़ता है, एनायन बनाने के लिए भी 2 प्रोसेस। और ये जब 1 मोल केटायन और 1 मोल एनायन जब रिएक्शन करता है और जब 1 मोल NaCl कंपाउंड बनाता है, एनिक कंपाउंड बनाता है, तब जाके जो जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं लैटिस एनर्जी कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। हो गया, ये आसान था लेक्चर, समझ में आया सबको? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी अभी हम लोग पढ़ेंगे। बॉर्न-हैबर प्रोसेस साइकिल समझ में आया आपको? यही था बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, जो एनर्जी को हम लोग इक्वेट किए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अभी पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। सबसे पहले लैटिस एनर्जी होता क्या है? जब 1 मोल केटायन गैसियस फॉर्म में और 1 मोल एनायन वो भी गैसियस फॉर्म में, और 1 मोल एनायन वो भी गैसियस फॉर्म में मिलके जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तब जाके जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। देखिए तो लैटिस एनर्जी देखिए यहाँ पर देखिए केटायन और एनायन पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R²। फोर्स उतना स्ट्रांग होगा जितना लैटिस एनर्जी रिलीज होगा। जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगा, डेल्टा एच लैटिस जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा बने, जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड स्ट्रांग कब होगा, और कौन सा फोर्स रहता है उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जो है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। यही 2 फैक्टर पे लैटिस एनर्जी क्या होता है, डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, लैटिस एनर्जी लिख देते हैं यहाँ पे, या तो डेल्टा एच लिख दीजिए। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगा, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज करता है साइज से। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल देते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, सपोज आपको कंपेयर करना है लैटिस एनर्जी, कंपेयर लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन है NaCl KCl और सपोज RbCl। ये तीन आपको क्या करना है, कंपेयर करना है लैटिस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। बताइए किसका ज़्यादा होगा। देखिए Cl तो सब में सेम है, चार्ज भी सबका सेम है। चार्ज भी सब पे कितना है, यहाँ पर देखिए +1 +1 +1। ठीक है, इस पर माइनस माइनस माइनस। Cl तो सब में सेम है, Cl सब में क्या है, सेम है। तो साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका साइज बड़ा उसका लैटिस एनर्जी कम, और जिसका साइज छोटा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। समझ में आ रहा है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं यहीं पर। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे NaCl MgCl2 और AlCl3, बताइए इसमें किससे आंसर देंगे? इसमें किसी से आंसर देंगे? देखिए यहाँ पर +1 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है। देखिए जिसका चार्ज ज़्यादा लैटिस एनर्जी ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। और एक और बात नोट करना है, अगर चार्ज और साइज जो दोनों इंक्रीज कर रहा है तो हम प्रीफर किसको करेंगे? चार्ज एंड साइज बोथ आर इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग, देन वी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लिख दें, और डिक्रीजिंग देन वी कंसिडर्ड चार्ज एज मेन फैक्टर। हम जो है उसके बाद चार्ज से आंसर देंगे, ठीक है। चार्ज जिसका ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं लास्ट, उसके बाद हम लोग फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। और ठीक है, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट पे। जब आपका जो है, जब आपका साइज भी बढ़ रहा है या डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, और चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, जब आपका साइज भी बढ़ रहा है या घट रहा है और चार्ज भी, जैसे NaF MgCl2 और AlBr3, ठीक है। देखिए यहाँ पर चार्ज भी बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए चार्ज, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +3। देखिए चार्ज भी बढ़ रहा है और साइज भी देखिए, इसका सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम का तो लगभग नेग्लिजिबल साइज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर अगर जाएंगे, यहाँ से देखिए साइज भी इंक्रीज कर रहा है। साइज क्या कर रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीजेज। और यहाँ पर भी देखिए चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। हम लोग आंसर किससे देंगे? आंसर देंगे हम लोग चार्ज से। वी विल कंसीडर चार्ज एज मेन फैक्टर, चार्ज एज मेन फैक्टर। चार्ज को हम लोग मेन फैक्टर मान के, ठीक है, उसके बाद हम लोग आंसर देंगे। और क्या हो जाएगा आंसर? देखिए सबसे ज़्यादा चार्ज इसका, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ठीक है, हम लोग चार्ज पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद साइज हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, ठीक है। चार्ज को हम लोग क्या करेंगे? मेन फैक्टर के रूप में मान के आंसर देंगे, ठीक है। ये आज का लेक्चर था बॉर्न-हाइवर साइकिल लैटिस एनर्जी पे, और लैटिस एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बहुत सारा एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में कैसे फॉर्मेशन होता है। और हम लोग मतलब लैटिस एनर्जी का इक्वेशन ही बनाए, ΔHf का हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन ही बनाए, जिससे आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।